द वेस्ट वर्ल्ड की एपिसोड 1, 2 और 3 का रिव्यू करते हैं, जिसके स्टार्ट पर हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी कॉफिन को खोलने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो इस कॉफिन में से किसी आदमी को निकालना चाहते हैं। कॉफिन के खुलते ही हर तरफ धुआं निकलना शुरू हो जाता है और वो धुआं आसमान की तरफ भी चला जाता है। इसके साथ ही उसमें से एक आदमी भी निकलता है जिसका नाम युआनशी होता है। वो आदमी अपने चारों तरफ खड़े आदमियों को देखता है, उनकी डिजायर को जानता है और उसके बाद उनको पकड़कर उनकी डार्क एनर्जी ले लेता है। वो आदमियों को मार देता है और उनके स्केलेटन को जमीन पे गिरा देता है। इसके बाद वो आगे आता है और बताता है कि वो 10,000 साल इसी कॉफिन में रहा है, इसीलिए अब वो इमोर्टल हो चुका है, यानी अब उसे मौत नहीं आ सकती और जब तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो इन सबको बहुत ज्यादा ताकतवर बना देगा और इनका लॉयल रहेगा और इनके प्लान पर भी अमल दरामद करता रहेगा। इसके साथ ही वो अपनी ब्लैक एनर्जी को आसमान की तरफ फैलाता है। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और सब लोग इसे देखकर बहुत डरते हैं। दूसरी तरफ हेवन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की और एक मास्टर आपस में लड़ रहे होते हैं। ये लड़की दुश्मन की टीम यानी कि शैडो वालों की तरफ से होती है और मास्टर एक गॉड यानी अच्छाई का गॉड होता है। वो मास्टर अपने आप को बचाने के लिए एक हेवनली फायर भी बनाता है ताकि खुद की हिफाजत कर सके, मगर लड़ाई जारी रहती है। इसकी दौरान आसमान पर वही डार्क एनर्जी नजर आने लग जाती है जो कि युआनशी ने फैलाई थी। वो इस डार्क एनर्जी को देखकर बहुत परेशान होता है, मगर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो युआनशी को अपना देवता, अपना खुदा मानती है और कहती है कि अब वो जरूर कामयाब हो जाएगी और अपने देवता के थ्रू इस पूरे हेवन पर कब्जा कर लेगी और यहाँ के रहने वालों को कैदी बना लेगी। हेवन पर सब लोग लड़ाई ही कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सब लोग देखते हैं कि एक एनर्जी आसमान की तरफ आई है, उन सब की तवज्जो हट जाती है। वो लोग इस एनर्जी को देखते हैं और इसके बारे में सोचते हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान भी होते हैं कि ये एनर्जी कहाँ से आई और इतनी खतरनाक क्यों लग रही है। दूसरी तरफ हेवन के किंग भी इस एनर्जी की वजह से मुश्किल में होते हैं कि ये एनर्जी आखिर कहाँ से आ रही है। उनको लगता है कि शायद ये कोई गॉड है या शायद ये कोई अच्छा सा किंग है, मगर गॉड का कोई एक रूप नहीं होता और उसकी एनर्जी डिवाइन होती है, मगर ये एनर्जी डिवाइन मालूम नहीं होती और बहुत ही ज्यादा डार्क है, जिससे उनको अंदाजा होता है कि शायद ये दुश्मनों की ही कोई साजिश है। इसके बाद सीन बदल कर टेथोगाटा की तरफ चला जाता है जो कि किसी जगह पर बंद है। उसके साथ एक और लड़का भी है, वो छोटा है और उसका शागिर्द है। टेथोगाटा बाहर के हालात की तरफ देखता है और परेशान होता है। उसे मालूम होता है कि हेवन में हालात अच्छे नहीं चल रहे, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, मगर जब उसका स्टूडेंट उसकी परेशानी के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। वो अपने स्टूडेंट को तो पढ़ाता है, मगर उसकी तवज्जो और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ हेवन की तरफ होता है कि मैं तो यहाँ पर बंद हूँ, कहीं हेवन में टैंग सेंजंग को मेरी जरूरत तो नहीं। इसके बाद सीन बदल कर एक लड़के और लड़की की तरफ चला जाता है। वो लड़का अंडरग्राउंड वर्ल्ड के पास होता है और अपने मास्टर को ढूंढ रहा होता है। उसका मास्टर अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। इसी गार में बाजाई और वूजिन भी होते हैं जो कि गार में लटके होते हैं। अचानक उन पर मॉन्स्टर्स भी हमला करते हैं और वो फौरन से गार से निकलने की कोशिश करते हैं। गार से निकलकर वो अपनी असल फॉर्म में आते हैं। जब लड़का उन्हें देखता है तो उनके पास जाता है और पूछता है कि मेरे मास्टर कहाँ पर हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जो भी जाता है उसका वापस आना नामुमकिन है और उसका मास्टर और ऑक्सी दोनों अब अंडरग्राउंड वर्ल्ड में है जो कि एक हेल की तरह है और हेल में से कोई जल्दी वापस नहीं आ सकता, इसीलिए शायद मास्टर और ऑक्सी के बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, वो कोफिन से निकला हुआ आदमी यानी कि युआनशी अपने चमचों से पूछता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, जिस पर वो इसे हालात के बारे में आगाह करते हुए कहते हैं कि शैडो आर्मी अभी भी तियांगोंग सिटी पर हमला कर रही है और अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हेवन को जल्द अज जल्द अपने कब्जे में ले ले। इसके बाद युआनशी उस लड़की की तरफ चला जाता है जिसकी वजह से वो लड़की मजीद डरने लग जाती है। वो अपनी पावर्स के थ्रू इस लड़की की डिजायर को तलाश करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि ये लड़की एक अच्छे गॉड को पसंद करती है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा करता है और इसी गुस्से में वो अपनी पावर्स के थ्रू इस लड़की को एक क्रिएचर में तब्दील कर देता है। उसे गुस्सा
होता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके चमचे उसी के साथ लॉयल रहे, मगर वो लड़की किसी अच्छे गॉड के साथ लॉयल रहना चाहती थी। अब वो क्रिएचर में बदल गई है और उसके पास भी डार्क पावर्स आ गई हैं। वो आदमी वहां से चला जाता है और उसे रास्ते में एक बच्चा नजर आता है। ये बच्चा भी एक गॉड होता है और इसे लगता है कि शायद वो इसे अपनी टीम में कर सकेगा। वो इस बच्चे यानी कि सुन वुकोंग के पास आता है और उसे ऑफर करता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। फिर वो इसे कुछ नहीं करेगा, मगर वो बच्चा यानी इनकार कर देता है। वो इनकार करते हुए उस पर हमला करता है और उन दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें वो अपनी मंकी रेजिस्टेंस पावर भी इस्तेमाल करता है। युआनशी को पता चलता है कि सुन वुकोंग उसकी तरफ नहीं आएगा और उसकी टीम में कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वो अपनी शिकस्त को मानते हुए इस बच्चे को पत्थर का बना देता है, ताकि ना ही वो ऑपोजिट आर्मी में हो ना ही इसकी आर्मी में हो और सब कुछ न्यूट्रल रहे। वो बच्चे को एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील कर देता है। इसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिस कॉफिन से युआनशी निकला था, उसी कॉफिन के पास एक और कॉफिन होता है और उसमें से एक और औरत भी निकल आती है। इसके बाद वहाँ पर युआनशी के कुछ डिसिपल्स यानी कि शागिर्द आ जाते हैं, जो कि बारी बारी खुद को युआनशी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उससे मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद युआनशी लोगों से मुखातिब होता है और उन्हें कहता है कि अब हेवन पर हमारा ही कब्जा रहेगा। वो इन्हें पूरा यकीन दिलाता है कि आधी नहीं बल्कि पूरी की पूरी हेवन इन्हीं की होगी, इसीलिए वो जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो इन्हें हर काम की आज़ादी देता है, मगर इसी दौरान हेवन स्काई के लोग वहां पर आ जाते हैं, जिनमें हेवन स्काई की आर्मी और गोड्स दोनों होते हैं। वो गॉड्स इनसे बहुत ही आराम से बात करने की कोशिश करते हैं और इन्हें आराम से समझाते हैं कि हेवन को सही सलामती से छोड़ दो और यहाँ पर फसाद करने की कोशिश मत करो। वो कहते हैं कि हेवन एक अच्छी जगह है जहाँ पर डार्क एनर्जी नहीं रह सकती, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। युआनशी और उसकी आर्मी और सब चमचे ये सब मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और हमारा हेवन है और हम इसे लेकर रहेंगे। युआनशी उन पर हमला करने के लिए अपनी डार्क एनर्जी को यूज करने लगता है, मगर अचानक वो छोटा लड़का जिसे पत्थर का बना दिया गया था वो वहां पर आ जाता है। वो मरा नहीं होता, इसीलिए वो एक छोटे साइज में उस युआनशी के कंधे पर आकर बैठ जाता है। इनमें बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है, जिसमें वो अपनी असल फॉर्म यानी कि मंकी फॉर्म में चेंज हो जाता है। वो मंकी युआनशी को मारने की बहुत कोशिश करता है, मगर युआनशी पर कोई भी असर नहीं होता। इसके साथ ही सारे हेवनली सोल्जर्स और गॉड भी इन पर अटैक कर देते हैं। युआनशी अपनी आर्मी को अटैक करने का कहता है और उनमें बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के दौरान वो कॉफिन से निकला हुआ आदमी यानी कि युआनशी उनमें से एक किंग यानी कि लॉर्ड ऑफ थंडर को मारने के लिए आता है। वो उसका बाजू काट देता है। उसके बाद वो दूसरे किंग की तरफ आता है, जो कि अपनी तलवार से शील्ड बनाकर खुद की हिफाजत करने की कोशिश करता है, मगर युआनशी उस शील्ड को भी तोड़ देता है। दोनों उन सब में लड़ाई होती रहती है और अचानक वहां पर एक येलो लाइट नजर आ जाती है। इस येलो लाइट में वही औरत होती है जो कि कॉफिन से निकली थी। वो कहती है कि वो इस हेवन को बचाने की जिम्मेदारी उसकी और युआन यूजन की है। इस औरत के पास बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पावर है, इसीलिए सब गॉड्स को यकीन होता है कि ये औरत अच्छाई की मालिक है। इसी के साथ वो युआनशी की तरफ आती है और उससे कहती है कि तुमने अमन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है, उसे तोड़ा है। दरअसल उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि वो कभी भी दोबारा हेवन के मामलात में नहीं आएंगे और यहाँ के लोगों को अपने रहन सहन में आज़ादी देंगे। वो अपनी डिवाइन पावर इनकी तरफ करती है, जिसकी वजह से सब लोग इससे पीछे हो जाते हैं, मगर युआनशी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। युआनशी और उस औरत में शदीद किस्म की लड़ाई होती है, जिसमें वो दोनों अपने सारे मैजिकल वेपन और मैजिकल पावर्स को यूज करते हैं। तभी उन्हें आसमान पर एक शिप नजर आती है, जिसमें एक मैसी आदमी होता है। वो फौरन से चिल्लाता है कि इस लड़ाई को रोको और इन्हें लड़ने से मना करता है। वो कहता है कि इस लड़ाई में नुकसान तुम लोगों का ही होगा, तुम लोगों के लोग मर जाएंगे और तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। वो इनसे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही एक्सेप्ट करो। आधी हेवन में डार्क पावर और आधी में गॉड्स और उसकी आर्मी रहेंगे। वो कहता है कि तुम लोग आपस में फैमिली की तरह रहोगे तो ठीक रहेगा, वरना हमेशा फसाद ही रहेगा।